नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश भर में 96 सीटों पर मतदान जारी। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। बता दूं कि आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदाता कर रहे मतदान। वक्त की बड़ी खबर। देश भर में 96 सीटों पर मतदान जारी। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 पर वोटिंग, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी। एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदाता कर रहे मतदान। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने वोट डालने की जनता से की अपील। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में होने वाले थाने के नाम दिए, उन लोगों के नाम दिए जिनको बुला के जो है पकड़ा गया। ये बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से इस पोल प्रोसेस को थोड़ा विशिएट करने की एक कोशिश है, जो कि हम मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उम्मीद करते हैं कि इसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने क्लेम किया कि एनसीओ पीडीपी का ड्रामा है। ड्रामा का हमने नाम दिए ना। मैंने क्या ये ऐसे ही हवा से नाम पकड़ के जो है कागज पे लिखे? हमने नाम लिखे उनके। हमने थाने जो है, जिन थानों में उनको बुलाया गया वो तक बताए। मेरे वर्कर जो है इतने परेशान थे कि कई सारे उनमें से रात को गाड़ियों में सोए ताकि वो आज अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच सके। ये डराने और धमकाने का जो काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ, ये बड़ी गलत बात है। ओके, चलो। हाँ, तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से कई बड़े नेता मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे और इसके बाद जनता से भी अपने मताधिकार का अपील करने की गुजारिश की। आपको बता दूं कि लगातार चौथे चरण के मतदान का आगाज हो चुका है और कुल 10 राज्यों की मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओ इसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे हैं दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29, 30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। भाइयों और बहनों, आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1, अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक मौका हमको मिलेगा। देखिए, आपको बता दूं कि लगातार तमाम मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है और ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें जब एआईएमआईएम प्रमुख अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे, उस वक्त का है। देखिए, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद जनता से भी अपील की कि जनता भी मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा जाए और अपने मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करे। देखिए,
अमिट स्याही दिखाकर पूरे परिवार ने तस्वीर भी खिंचाई और जनता से अपील की। आपको बता दूं कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज मतदान चल रहा है। इसमें कई सारे दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें असरुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इस चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदाता 1717 प्रत्याशियों के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं बता दूं, इस चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही एक पूर्व सीएम भी चुनावी मैदान में हैं और सुबह से ही तमाम सीटों पर मतदान जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक कुमार इस वक्त हमारे साथ बिहार से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, इस वक्त सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कौन से मतदान केंद्र के बाहर हैं? और देखिए, बिहार का अगर जिक्र हो तो 5 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। ऐसे में मतदान केंद्रों से किस प्रकार की तस्वीरें खुलकर सामने आ रही हैं, दर्शकों को बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आज लोकसभा चुनाव का चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है, इस वक्त मैं मुंगेर लोकसभा का सफियाबाद और जो केंद्र है, केंद्र संख्या 127 और 128, हम वहीं पे अभी मैं मौजूद हूँ। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो लोग जनता का जो है मतलब कतार लगे हुए हैं, लंबी कतार में जनता यहाँ पे वोट देने के लिए आए हुए हैं जी। और यहाँ पे 2 केंद्र संख्या 127 और 128। देखिए, आपको बता दें कि बेगूसराय में भी लगातार मतदान जारी है। वहीं रामनाथ ठाकुर ने समस्तीपुर में अपने गांव के पोलिंग बूथ पर वोट डाला है। बता दूं कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र व राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने उजियारपुर में अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। लगातार तमाम बड़े चेहरे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ रहा है और ऐसे में लगातार अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं आसनसोल में बीजेपी की महिला नेता ने भी मतदान कर दिया है। और हमारे साथ संवाददाता अभिषेक रस्तोगी इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए, आज अभिषेक, उत्तर प्रदेश की 13 अहम सीटों पर चुनाव है और अगर इसमें मतदान पे बात करें तो सबसे जो नजर सबकी बनी हुई है वो कन्नौज सीट पे बनी हुई है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव खुद कन्नौज से मैदान में हैं। एक तरफ चूंकि समाजवादी पार्टी उसकी परंपरागत सीट रही है और दूसरी बात सुब्रत पाठक है, उन्होंने 2019 में डिंपल यादव को इस सीट से हराया था और अब इस सीट पे अखिलेश यादव हैं। तो एक तरफ अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये है कि उनको अपनी ये परंपरागत जो सीट है वो वापस पानी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको इस सीट को बरकरार रखना है। और आपको बता दूं, जो जीत और हार का जो अंतराल था वो महज 12,300 वोट का था पिछली बार 2019 में, और इस बार चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में है, गठबंधन में है, तो ऐसे में जो मुकाबला है वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो जीत का अंतराल था वो बहुत ज्यादा नहीं था। बीजेपी का जो कैंडिडेट्स जो थे सुब्रत पाठक, उन्हीं को इस बार फिर से टिकट दिया गया है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी की ये परंपरागत सीट रही है, अखिलेश यादव 2 से 3 बार यहाँ पे सांसद रहे हैं और जो पूरा गढ़ है ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो जो मुकाबला होगा वो काफी रोचक है। एक तरफ समाजवादी पार्टी को अपनी पुरानी जो परंपरागत सीट है उसको वापस आने की चुनौती है, तो बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि इनको इस सीट को किसी भी तरीके से बचाना है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखिए अभिषेक, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्योंकि कहा जाता है कि अगर राजनीति में पैठ बनानी है, सत्ता उसी की होती है जिसकी उत्तर प्रदेश में बहुमत होती है। एक बड़ा राज्य है, कई सारी सीटें हैं, ऐसे में सीटों का समीकरण क्या रह रहा है और मतदान केंद्रों से किस प्रकार की तस्वीर आ रही है, क्योंकि देखिए मताधिकार का इस बार लोग बेहद कम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए 13 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। इसमें तराई क्षेत्र, सेंट्रल क्षेत्र, ये क्षेत्र है जहाँ पर ये सीटें हैं। और इसके अलावा ये जो 13 सीटें हैं ये 2019 में बीजेपी के पास थी, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो इन सीटों पर जो जीत है उसको बरकरार रखे। उसके अलावा जहाँ तक कि मतदान की आपने बात करी, तो मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग लगातार पहले चरण से ये प्रयास कर रहा है कि जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा हो। इसको लेकर कल लखनऊ में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, मुख्य चुनाव अधिकारी है उत्तर प्रदेश के, रणदीप,
हुआ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तमाम जो मतदाता हैं उनसे इस बात की अपील की जो है की गई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकल के वोट करें, मतदान करें। और जहां तक बात सियासी समीकरण की है, तो मैं आपको बता दूं कि बीएसपी ने इन सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसे स्थान है, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर ये पूरा मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और गठबंधन में कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ बसपा है। तो बसपा कहीं ना कहीं जो तमाम प्रत्याशी है उनका खेल जो है बिगाड़ सकती है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, अगर हम ये अखिलेश वाली ही बात कर लें तो जब डिम्पल यादव हारी थी वो करीब 12,300 वोट से हारी थी। तो ऐसे में अगर बीएसपी इस बार अलग लड़ रही है, क्योंकि पिछली बार बीएसपी साथ में थी, तो ये जो मुकाबला ये त्रिकोणीय होगा। तो लगभग ऐसे ही समीकरण है, क्योंकि अगर हम दलित वोट की बात कर लें, मुस्लिम वोट की बात कर लें, तो चूंकि अब समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो जो कांग्रेस है वो गठबंधन में है और बीजेपी के साथ रालोद है। तो ये ऐसा समीकरण ये इसको देखने को आएगा, क्योंकि सबका जो खेल है वो कहीं ना कहीं बीएसपी बिगाड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट साझा करने के लिए। देखिए, आपको बता दूं कि लगातार तमाम सीटों के लिए मतदान जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। कई सारे दिग्गज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, इसमें कई सारे बड़े नाम शामिल हैं। तो वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश के समीकरण की करूं तो 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज मतदान जारी है और ये 13 लोकसभा सीटें पिछले चुनाव यानी कि 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार विपक्ष भी जोरदार ताकत आजमा रहा है तमाम सीटों को अपने खेमे में करने के लिए। क्योंकि देखिए, एक कहावत है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी पैठ बढ़िया होती है, दिल्ली तक रास्ते तभी बन पाते हैं। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की राजनीति से होकर जाता है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रदेश है। ऐसे में सबकी नजर रहती है उत्तर प्रदेश की सीटों पर। साथ ही आपको दिखा दूं कि हैदराबाद से माधवी लता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुकी हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो मतदान केंद्र से बाहर निकल रही थी। बता दूं कि माधवी लता भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं एआईएमआईएम से असरुद्दीन ओवैसी एक बड़ा चेहरा है और वो हैदराबाद से माधवी लता के सामने है। कांटे की टक्कर, हॉट सीट बनी हुई है हैदराबाद की और इस पर सभी की नजर लगातार जारी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से तमाम अपडेट साझा करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता विवेक कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। विवेक, बिहार में इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि पोलिंग बूथ पर किस प्रकार की तस्वीरें खुलकर सामने आ रही हैं, लोग कितनी ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैं मुंगेर लोकसभा के क्षेत्र में हूँ, जहाँ की यहाँ पे जो मतदान केंद्र है 127 और 128, काफी युवाओं और महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी भीड़ है। अभी सुबह 7 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं, अपने मतदान केंद्र पे अपने वोट डालने के लिए लोग आए हुए हैं। काफी युवाओं में जो उत्साह देखने को मिला, जो लोग पहली बार आए हैं वोट देने के लिए, विकास को देखते हुए वो वोट दे रहे हैं पहली बार। वहीं पे देखा जाए तो अभी 10 से 12% पोलिंग वोट डाला गया है यहाँ पे और काफी उत्साह देखी जा रही है। जी, साथ ही मुंगेर की अगर बात की जाए तो कुछ वक्त पहले एक ऐसी खबर आ रही थी विवेक की मुंगेर में पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई है। इस खबर की कितनी पुष्टि है? इस खबर के बारे में क्या कुछ अपडेट्स हैं वो भी दर्शकों को बताएं। जी देखिए, अभी प्रशासनिक तौर पे तो अभी कुछ खुलकर नहीं कहा गया है, जैसा कि अभी जानकारी पूरी पुष्टि नहीं की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट साझा करने के लिए। देखिए, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और इस वक्त रानू श्रीवास्तव हमारे साथ कन्नौज से जुड़ चुकी हैं। और रानू, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही है कि देखिए, कन्नौज एक बेहद हॉट सीट इस बार रहने वाली है, क्योंकि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव खुद वहां से चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं मतदान केंद्र से, दर्शकों को बताएं। रानू, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बताएं। जी, मेरा सवाल यही है कि इस वक्त किस प्रकार की तस्वीरें मतदान केंद्र से आ रही हैं, दर्शकों को बताएं। क्या मतदाताओं में कितना उत्साह है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद वहां से मैदान में है, तो ऐसे में कितना ज्यादा जो मुकाबला है वो मुश्किल है, दर्शकों को बताएं। जी, चौथे चरण का मतदान कन्नौज में शुरू हो गया है। मतदाताओं में काफी जोश भरा है। सुबह से ही मतदान केंद्र में लाइन लग गई है। लोकसभा क्षेत्र में करीब 1519 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनके लिए पोलिंग पार्टियां काम कर रही हैं। सुबह से हर बूथ पे भीड़ मतदाताओं की कतारें लगी हुई है। जी,
साथ ही शानू, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, अगर बात कन्नौज की जाए तो कन्नौज लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 15 उम्मीदवार हैं। 15 उम्मीदवार में जो सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। जी जी रानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।